ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। तो इस वीडियो के साथ मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले आप सब लोगों के साथ वादा किया था। इस प्लेलिस्ट में जो हमारे इनिशियल वीडियोस होंगे वह होंगे ग्रहों के नेचर और करेक्टरिस्टिक्स को सीखने के लिए विद द हेल्प ऑफ पौराणिक स्टोरीज़। रिमेंबर मैंने पहले कहा था दैट अपने फर्स्ट वीडियोस में कि दैट आई विल ट्राई नॉट टू मेक एस्ट्रोलॉजी टू डिफ़िकल्ट। एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बनाया जाए एंड अदर दैन कि हम उसको रटें। मैं चाहूँगा कि हम उसको समझें, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लर्न करें और अपने लॉजिक्स उसी हिसाब से डेवलप करें। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि जो पौराणिक स्टोरीज़ हैं वो बेस्ट तरीका है लर्निंग स्टार्ट करने का। किसी भी प्रकार की लर्निंग हो, कहानियाँ जो हम सुनते हैं वह हमें बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं रादर दैन की थ्योरी पढ़ने से। और विश्वास कीजिए ये स्टोरीज़ आज भी मुझे हेल्प करती हैं ग्रहों के करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। सो वेलकम टू दिव्य शास्त्र। और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। ज्योतिष सीखने का अपना एक तरीका है और उसका जो पहला स्टेप है वह है नवग्रहों के यानी 9 ग्रहों के बारे में जानना। और शायद यही एक वजह रही होगी कि ऋषि पराशर ने अपने ग्रंथ में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दूसरे ही अध्याय में 9 ग्रहों का वर्णन किया है विष्णु के दशावतारों के रूप में। तो ज्योतिष में या यूँ कहें वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का वर्णन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इंग्लिश में इनको सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँगा कि आप ज्योतिष सीखने के लिए सीरीज़ देख रहे हैं तो एक कॉपी या पेन लेके बैठेंगे तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट भी होगा और आपकी अपनी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष में इनको ग्रह कहा गया है और इंग्लिश में जो इनकी ट्रांसलेटेड वर्ड है वो है प्लैनेट्स। जब भी आप इंग्लिश में किसी बुक को उठाएंगे या पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगा वर्ड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स एक्चुअल में ग्रह शब्द की सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि प्लैनेट मीन्स हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल बॉडीज़, एक खगोलीय पिंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जबकि वैदिक ज्योतिष में कहीं पर भी ग्रह को सिर्फ एक खगोलीय पिंड की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। ग्रह शब्द आता है संस्कृत के वर्ड ग्रहण से, जिसका अर्थ होता है एक्लिप्स करना। इसका एक और मीनिंग है जो ग्रह वर्ड को होता है, वो होता है होल्ड और पुल, यानी कि जो पकड़ता है, जो अपनी तरफ खींचता है या फिर अपने अंदर जकड़ लेता है, हमें एम्ब्रेस कर लेता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें ग्रह शब्द के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह समझाती है, क्योंकि ज्योतिष में ग्रह को एक जीव कहा गया है, अ लिविंग थिंग। उसको एक देह की उपाधि दी गई है, वो देह को डिनोट करता है ज्योतिष में जो ग्रह होता है। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के वर्ड प्लैनेट की, तो वह सिर्फ एक नॉन लिविंग सेलेस्टियल बॉडी बन जाती है जो कंकड़, पत्थर, पानी और इन सब चीज़ों से बनी हुई होती है। वैसे मैं प्लैनेट शब्द यूज़ करना इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। और वैसे भी अगर ये प्लैनेट्स होते तो खाली प्लैनेटरी ये फॉर्म होती तो राहु और केतु जो सिर्फ एक इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, जो एक इमेजिनरी नहीं कहूँगा, जो बेसिकली मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स हैं, जो अर्थ और मून की रोटेशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसके बारे में मैं अपनी एस्ट्रोनॉमी क्लास में जो एस्ट्रोनॉमी की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा मैं, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो जो राहु और केतु जो पॉइंट्स हैं
उनका स्पेस में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने इनको ग्रह की उपाधि दी है, यानी कि यह भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो फिर ग्रह आखिर है क्या? तो अकॉर्डिंग टू मी, ग्रह सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जीज को डिनोट करने के लिए शब्द को यूज़ किया गया है, जिनका अपना एक करेक्टरिस्टिक है। और इन एनर्जीज़ की मैपिंग करने के लिए, अब उन एनर्जीज़ को बताया कैसे जाएगा, तो इन एनर्जीज़ की मैपिंग करने के लिए स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज़ को रेफरेंस, सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट को रेफरेंस बनाया गया है, जिससे कि कुंडली बनाई जा सके। जिस समय की कुंडली बनाई जाती है उस समय ये एनर्जी कुंडली में किस स्थान में, किस राशि में है, उससे ही ये डिसाइड होता है कि जिस समय जिस व्यक्ति के लिए कुंडली बनाई जाती है वह किस टाइप की एनर्जी से ग्रसित है या एक्लिप्स्ड है। और ये एनर्जी हमारे संचित कर्मों के अनुसार जब अलाइनमेंट में होती है उसी समय ही जातक का जन्म होता है, जिससे कि हॉरोस्कोप में इनकी प्लेसमेंट हमारे संचित एवं प्रारब्ध को दिखा सके। तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म धरती पर होता है, चाहे वह स्वयं ईश्वर के अवतार ही क्यों ना हो, तो वह एक पर्टिकुलर ग्रह के द्वारा ग्रसित होता है। और वही ग्रह उसकी सोल को, अगर हम सामान्य व्यक्तियों की बात करते हैं तो जो हमारी सोल है, तो हमारे सोल को उसके कर्मों के अनुसार पकड़कर धरती पर लेकर आता है। और इसलिए हर व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ज़्यादा होते हैं। अब एक सामान्य व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, जैसे हम सब लोग हैं, तो उनके हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों के अनुसार एक ग्रह पकड़कर धरती पर लेकर आएगा। परंतु जब हम बात नारायण अवतार की करते हैं तो वहाँ ग्रहों की मर्जी नहीं होती। ग्रह के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो नारायण को पकड़ के धरती पर ले आए, किसी भी एनर्जी में शक्ति नहीं है। यहाँ पर नारायण की मर्जी होती है कि वे किस ग्रह की एनर्जीज़ को पकड़कर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर धरती पर आएंगे या अवतरित होंगे, जिससे कि वे जिस प्रयोजन के लिए धरती पर अवतार ले रहे हैं वह प्रयोजन सिद्ध हो सके। लाइक अगर हम एक तीरंदाजी के कंपटीशन में जा रहे हैं तो हमें धनुष बाण लेके जाना पड़ेगा, और अगर हम एक राइफल शूटिंग के कंपटीशन में लेके जा रहे हैं तो हमें गन लेके जानी पड़ेगी। तो जिस प्रयोजन से नारायण धरती पर अवतार लेने आ रहे हैं, जो काम सिद्ध उन्हें करना है, वो उसी प्रकार के ग्रह की एक पर्टिकुलर एनर्जीज़ को लेकर वो धरती पर अवतरित होंगे। तो इसलिए जब हम अवतारों की बात करते हैं तो महर्षि पराशर ने ग्रहों को नारायण अवतार बताया है, या फिर ये कहा जाए कि नारायण जो हैं वो ग्रहों में से किसी एक की एनर्जी को लेकर अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अवतरित हुए, जो कि तो इसलिए अगर हम नारायण की उस पौराणिक स्टोरी को, उस अवतार को हम ढंग से पढ़ें तो हमें ये पता लग सकता है कि उस ग्रह की एनर्जी से कि उन अवतार ने क्या क्या काम सिद्ध करे, तो उससे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में आइडिया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नारायण के हर अवतार से ही हम उस ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ग्रहों ने अवतार नहीं लिया, अवतार विष्णु ने लिया, नारायण ने लिया था। सिर्फ अवतारों में से, सिर्फ अवतार में ने उन 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की एनर्जी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रहण करके अपने अंदर या धरती पर अवतार लिया। अब जैमिनी ऋषि के मतानुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है तो उसका जो रंग रूप जेंडर होता है और उसके जन्म का जो एग्जैक्ट जो क्षण है, जिस समय वो पैदा होता है, जो जिस घटी विघटी में उसका जन्म होता है, तो उस रूलिंग ग्रह के हिसाब से ये सब कुछ जाना जा सकता है। समय की जो सबसे छोटी इकाई जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार है, जो सबसे छोटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे विघटी कहते हैं। विघटी एक दिन का 1/36वां भाग है, यानी सूर्योदय से सूर्योदय तक लेकर एक दिन, और उस पूरे एक दिन को अगर हम 3600 हिस्सों में बांट दें तो अप्रॉक्सीमेट अराउंड 24 सेकंड का एक भाग बनता है। उस एक 24 सेकंड के भाग को हम विघटी कहते हैं। तो उस एक विघटी में जिस जातक का जन्म होता है, उस भाग के स्वामी से, उस भाग के ग्रह स्वामी से कि उस भाग को कौन सा ग्रह रूल करता है, उसके रंग रूप
जेंडर आदि के बारे में बताया जा सकता है और इस ग्रह को जन्म विघटिका ग्रह कहते हैं। अब जन्म विघटिका ग्रह की जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिकली करी जाती है और कई बार इसको लग्न लॉर्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसकी स्टडी व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द लाइफ के लिए करी जाती है कि धरती पर उसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है और आगे जब कभी होगा तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि जन्म विघटिका ग्रह की कैलकुलेशन कैसे होती है और एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। अब जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा कि लग्न लॉर्ड क्या होता है, तो वो भी जब आगे के हम क्लासेस में चलेंगे प्रेडिक्टिव की, तब मैं उस सारे बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप टेंशन न लें। बाकी अगर यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिए कि लग्न लॉर्ड कुंडली के पहले घर का स्वामी होता है जो जातक के बारे में व्याख्यान करता है और इसे कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह या घर माना जाता है। तो इसी के साथ मैं इस सीरीज़ के पहले वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस छोटे से डिस्कशन से आपको यह समझ में आया होगा कि ग्रह आखिर होता क्या है। और कहीं ना कहीं यह मिसकंसेप्शन जो सब में फैली हुई है कि यार हेवनली बॉडीज़ जो आकाश में घूम रही हैं उनका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, वो हट गया होगा। कहीं ना कहीं मैंने इसे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, वो हेवनली बॉडीज़ नहीं है, आप इसको एनर्जीज़ की तरह देखिए। 7 ग्रह हैं, एक लाइट में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 ग्रहों की तरह से। और उसके दोनों एंड्स पे स्पेशल जोन्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड का राहु और केतु की तरह। तो वो सब एनर्जीज़ हैं, लाइट एनर्जीज़ हैं। तो 7 ग्रह जिनकी हम बात करते हैं ज्योतिष में, वो सिर्फ हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, ना कि इन खगोलीय पिंडों की। वो खगोलीय पिंड सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करे गए हैं। तो रादर बेसिकली ये जो है बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने मैपिंग कैसे करी, उन्हें इसके बारे में पता कैसे चला, तो भैया ये उन्होंने बहुत डीप मेडिटेशन में, कभी जब स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पे जब उनकी जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ हुआ होगा, उन्होंने वहाँ पर इसको गेन किया है और हज़ारों हजार वर्षों की रिसर्चेस के बाद ही कहीं ना कहीं इस मैपिंग्स को किया गया होगा। तो बेसिकली ये चीज़ समझना कि जो एनर्जीज़ हैं ये हमारे कर्मों के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको ज्योतिष के रूप में फिर डेवलप किया गया हमारे कर्मों के चक्र को जानने के लिए। साइंस को अभी ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत साल लगेंगे, तब तक वो इसके बारे में ऐसे ही बोलते रहेंगे जैसे वो आज तक बोलते आ रहे हैं। तो खगोलीय पिंड जो आकाश में घूम रहे हैं, जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, वे सिर्फ रेफरेंस मार्किंग्स हैं और उस एनर्जी को कुंडली नामक डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए, मैप करने के लिए, ऐसा मेरी सोच है, मेरा लॉजिक कहता है कि वो प्लैनेट्स को यूज़ किया जा रहा है। अब आप इसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मैंने इतने वर्षों में अपनी एक्सपीरियंस के साथ, अपने लॉजिक्स के साथ यही अनुभव किया है और यही मुझे सटीक एक इसकी वजह नज़र आती है। तो और अगर आप इस मेरे लॉजिक से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार के बारे में जानना शुरू करेंगे, जो कि केतु ग्रह की एनर्जीज़ के साथ अवतरित हुए थे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप इस प्लेलिस्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।